वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा बेटा आप जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर चल रहा है और हमने उसमें हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ ली थी और ये भी देख लिया था कि आखिर एक कंपाउंड कब सॉल्युबल होगा, जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी। तो अब हमें कुछ एप्लीकेशंस पढ़नी है, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, उनको पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो आज का पहला टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की कुछ एप्लीकेशंस हमें देखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से सीख लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, पहली जो हमारे पास है दैट इज़ साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, मैंने आपको पहले भी बोला कि साइज एक्चुअली मीन्स रेडियस ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मोर द साइज ऑफ द आयन, more the size of ion, lesser is the degree of hydration, lesser is the degree of hydration। और अगर degree of hydration कम है, lesser will be hydrated radius, या फिर आप कह सकते हो smaller is the hydrated radius। ठीक है, तो ऐसे, क्योंकि जितना एक आयन का साइज छोटा होगा ना, उतना ज़्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर पाएगा ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स पर, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको घेर लेंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन हो जाएगी और हम कहेंगे उसका हाइड्रेटेड रेडियस उतना ही ज़्यादा है। देयरफॉर अगर आप ये देखोगे कि हमारे पास, मान लो बेटा, आयोनिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। आयोनिक रेडियस का ट्रेंड है कि लिथियम पॉजिटिव का आयोनिक रेडियस कम एज कंपेयर टू सोडियम, एज कंपेयर टू पोटेशियम, एज कंपेयर टू रुबीडियम, एज कंपेयर टू सीजियम। ये तो हो गया आयनिक ट्रेंड। लेकिन अगर मैं कहूँगा हाइड्रेटेड रेडियस किसका ज़्यादा है, हाइड्रेटेड रेडियस, तो हाइड्रेटेड रेडियस में हमारे पास आएगा Li पॉजिटिव, और देखो बेटा मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्वस, उसका ज़्यादा होगा Na पॉजिटिव एक्वस, उसका ज़्यादा होगा K पॉजिटिव एक्वस, उसका ज़्यादा होगा Rb पॉजिटिव एक्वस, और उसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सीजियम पॉजिटिव एक्वस। सो दिस विल बी द रेडियस। इसी तरह से अगर आप क्या करोगे, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑर्डर देखोगे, तो उनका जो आयोनिक रेडियस है दैट आयोनिक रेडियस इज बेरिलियम +2। और जब मैं ये आयोनिक रेडियस की बात कर रहा हूँ ना, ये गैशियस स्टेट में होता है। उसके बाद मैग्नीशियम +2, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम +2, उसके बाद स्ट्रोंशियम +2, और उसके बाद बेरियम +2 आ जाएगा। लेकिन अगर अब हम यहीं पर देखेंगे हाइड्रेशन रेडियस क्या है, क्या देखेंगे, हाइड्रेशन रेडियस क्या है, तो हाइड्रेशन रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, बेरिलियम +2 एक्वस वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम +2 एक्वस, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम +2 एक्वस, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम +2 एक्वस, और वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बेरियम +2 एक्वस। तो ये ऑर्डर बेटा हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। हेलोजेंस की बात करोगे, हेलाइड्स की बात करोगे, तो वहाँ पर हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस क्या होगा उन केस में, उस केस में आयोनिक रेडियस होगा F- गैशियस स्टेट में, इसका साइज छोटा एज कंपेयर टू Cl-, एज कंपेयर टू ब्रोमाइड माइनस, एज कंपेयर टू आयोडाइड माइनस। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहीं पर हाइड्रेटेड रेडियस की बात करेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस, तो यहाँ पर हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, दैट विल बी F- एक्वस, इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू Cl- एक्वस, इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रोमाइड माइनस एक्वस, और इसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आयोडाइड माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रेटेड रेडियस, साइज ऑफ द हाइड्रेटेड रेडियस का ट्रेंड था। ठीक है, साइज ऑफ द हाइड्रेटेड रेडियस का ये हमारे पास ट्रेंड था। अब हमारे पास जो दूसरा इसमें आएगा दैट इज अगेन यू विल बी एबल टू सी इट, विजुअलाइज इट, मोबिलिटी ऑफ द आयंस। मोबिलिटी ऑफ आयंस, कि कौन सा आयन ज़्यादा तेज़ी से चल पाएगा या किसकी स्पीड कम होगी। अब ये भी आप बेटा समझ सकते हो, जो आयन ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा मतलब उसका साइज़ उतना बड़ा होगा, और अगर एक आयन बड़े साइज़ का है तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो हम कहेंगे मोर द हाइड्रेशन, अगर ज़्यादा हाइड्रेशन, लेकिन ज़्यादा हाइड्रेशन कब होती है, दैट इज़ स्मॉलर द साइज ऑफ आयन,
स्मॉलर द साइज ऑफ आयन। ठीक, मोर द हाइड्रेशन, मोर इज द हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, मोर इज द हाइड्रेटेड रेडियस। हम क्या कहेंगे, देयरफॉर लेसर इज द आयनिक मोबिलिटी, लेसर इज द आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि मुझे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर अल्कली मेटल्स या फिर हैलाइड्स का आयनिक मोबिलिटी बताओ, तो अगर हम ग्रुप 1 के आयन्स की आयोनिक मोबिलिटी की बात करें, अब याद रखिएगा बेटा आयोनिक मोबिलिटी एक्वस मीडियम में होगा, तो आप कहोगे लिथियम पॉजिटिव एक्वस, इसकी आयोनिक मोबिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम पॉजिटिव एक्वस, उसकी कम होगी एज़ कम्पेयर टू के पॉजिटिव एक्वस, उसकी कम होगी एज़ कम्पेयर टू रुबीडियम पॉजिटिव एक्सेस, उसकी कम होगी एज़ कम्पेयर टू सीजियम पॉजिटिव एक्वस। अगर आप ग्रुप 2 की बात करोगे यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करोगे, तो बेटा हम कहेंगे बेरिलियम +2 एक्वस, इसकी मोबिलिटी कम एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम +2 एक्वस, इसकी कम होगी एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम +2 एक्वस, एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोंशियम +2 एक्वस एंड एज़ कम्पेयर टू बेरियम +2 एक्वस। ये बेटा यहाँ से भी ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम हैलाइड्स की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट हैलाइड्स यानी कि ग्रुप 17 की बात करें, तो उसमें हम देखेंगे F- एक्वस की आयोनिक मोबिलिटी कम एज़ कम्पेयर टू Cl- एक्वस, एज़ कम्पेयर टू Br- एक्वस, एज़ कम्पेयर टू I- एक्वस। सो दिस विल बी द आयोनिक मोबिलिटी ट्रेंड दैट यू विल फाइंड। अब आप बोलोगे सर इस आयोनिक ट्रेंड या आयोनिक मोबिलिटी वाले ट्रेंड से क्या फ़ायदा है? देखो बेटा, एक बहुत बड़ी चीज़ जो होती है दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब हम पानी में डालते हैं और वो अपने आयंस में टूट जाता है, तो वो आयंस क्या एक्ट करते हैं, वो आयंस एक्ट करते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, एज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम ध्यान देंगे, अगर वो आयंस एक्ट कर रहे हैं एज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जितना साइज आयन का ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड वाले साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा तो वो मूव कर नहीं पाएगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बेटा वही लॉजिक लगाएंगे, मोर द हाइड्रेशन, मोर इज द साइज, मोर इज द साइज of the ion, more is the size of the ion, hence less is the conductivity, less is the conductivity of the ion। आयन उतनी कंडक्टिविटी नहीं कर पाएगा अगर उसका साइज हाइड्रेटेड साइज की बात हो रही है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, हाइड्रेटेड साइज अगर उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से वही चीज़, अगर हम ग्रुप 1 के आयंस की बात करें तो किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी CS पॉजिटिव की, उसके बाद यही होगी रुबीडियम पॉजिटिव की। ठीक है, और देखो मैं नीचे एक्वस लिख रहा हूँ, उसके बाद होगी पोटेशियम पॉजिटिव की, उसके बाद होगी सोडियम पॉजिटिव की, और उसके बाद जो कंडक्टिविटी होगी वही होगी लिथियम पॉजिटिव की, क्योंकि लिथियम में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए उसका साइज़ भी बड़ा, साइज़ बड़ा तो उसकी कंडक्टिविटी कम। ग्रुप 2 में भी अगर आप यही देखोगे, ग्रुप 2 में भी आप देखोगे तो बेरियम +2 की जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोंशियम +2। ठीक है, स्ट्रोंशियम +2 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम +2, कैल्शियम +2 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम +2, और मैग्नीशियम +2 की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम +2। दिस इज़ द कंडक्टिविटी ऑर्डर। नाउ ये 3 बेटा आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी की। अब आप मुझसे कहोगे सर कि हमने तो इसमें कहीं हाइड्रेशन एनर्जी का नाम ही नहीं सुना, लेकिन बेटा हमने ये तो सुना ना कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन होगी, जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियस जो होगा, सो इन अ वे हाइड्रेटेड रेडियस इज इटसेल्फ लिंक्ड टू हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब जिसका हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपने ये कहा कि हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा तो कंडक्टिविटी कम, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो कंडक्टिविटी कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा मोबिलिटी कम,
हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेटेड रेडियस भी ज़्यादा। तो उस हिसाब से बेटा आप इसको लिंक करते हुए जाना, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। ठीक है। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। उसके बाद हमें इसमें ट्रेंड्स भी पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम यही देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स का टॉपिक है क्या। देखो कभी कभी बेटा आप क्या देखोगे, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि फलाना आयोनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल, फलाना आयोनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल। ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे एक बात अभी के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी मैं कहूँगा ना किसी चीज़ को कि वो चीज़, वो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है इन अ गिवन सॉल्वेंट, तो याद रखिएगा मैं सॉल्युबिलिटी उस अमाउंट के लिए बात कर रहा हूँ जो कंप्लीटली सॉल्युबल है। आप समझ गए। अगर मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पास एक टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इस टेम्परेचर पर आयनिक कंपाउंड का 4 ग्राम ही ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व किया जा सकता है। इस टेम्परेचर पर 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 लीटर सॉल्वेंट में सिर्फ 4 ग्राम डिसॉल्व किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे कहूँगा ना कि हाँ यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर सॉल्यूशन में ये आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, तो आपको ये समझना है वहाँ पर कि सर बात कर रहे हैं 4 ग्राम की। मान लो बेटा अगर कोई आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 लीटर वॉल्यूम में, तो हम कहेंगे मान लो हमने उसके 6 ग्राम लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता था इस टेम्परेचर पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम ही हो सकता था। तो अगर मैं आपसे कहूँगा इट इज़ सॉल्युबल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए सर 6 ग्राम्स की तरफ रेफ़र नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर रेफ़र कर रहे हैं 4 ग्राम्स की तरफ। तो मैं उस अमाउंट की तरफ बात कर रहा हूँ जो अमाउंट कंप्लीटली सॉल्युबल है एट अ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ये लिखूँगा कि whenever we consider a compound, a ionic compound soluble in a given amount of solvent at a given temperature, at a given temperature, we are referring to that amount, which is 100% soluble, in the given amount of solvent at that temperature, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑल्दो ये आपको अपने एग्जाम नोट्स में नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी अपनी नोटबुक्स पर तो आप लिखोगे ही, लेकिन एग्जाम में ये नहीं लिखना, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। अब हम सॉल्युबिलिटी पर वापस आते हैं। सॉल्युबिलिटी पर वापस आने का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या भाई क्या ये आयनिक कंपाउंड इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उस कंपाउंड को, उस आयनिक कंपाउंड को उस सॉल्वेंट में डाल देना है। अगर थोड़ी देर के बाद वो आयनिक कंपाउंड सॉल्वेंट में नज़र नहीं आ रहा है, सो यू विल सिंपली से कि हाँ भाई ये सारा का सारा सॉल्युबल है इसमें। और अगर उसको आपको नज़र आ रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, देन यू विल से दैट द गिवन आयनिक कंपाउंड इज़ नॉट सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट। ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे इसमें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड is decided by visual process। विजुअल प्रोसेस का मतलब जो हमें दिखाई दे वो प्रोसेस, दैट इज इफ आफ्टर introducing the ionic compound, IC stands for ionic compound, in the solvent, we are able to see it,
we are able to see it, then it means the compound, the given compound has not been dissociated into its ions, and hence is considered insoluble, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, insoluble मानते हैं. but if after certain amount of time we cannot see the ionic compound in the solvent, we say that it has been dissociated into its ions, and hence the given compound is soluble in the solvent, ठीक है. तो बेटा इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब अगर हम सॉल्युबिलिटी या अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के प्रोसेस को दिखाएं, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास NaCl सॉलिड है और बेटा मैं क्या काम करूँ, मैं इसको तोड़ दूँ यानी कि पानी में डिज़ोल्व कर दूँ, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, और ये बन जाएगा एक्वस, और मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा ये Cl- और ये भी क्या होगा, एक्वस. इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपने इस चीज़ को किस में डाल दिया, आपने इस चीज़ को वाटर में डाल दिया. अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसी चीज़ को करने का कोई और भी तरीका है, यस. देखो, अगर ये प्रोसेस हो गया, कौन सा प्रोसेस हो गया, अगर ये रिएक्शन हो गई कि NaCl सॉलिड, जब हम ये कहते हैं ना कि थोड़ी देर के बाद वो दिखता नहीं है, कि आपने NaCl को पानी में डाला और अब थोड़ी देर के बाद ये आपको दिख नहीं रहा है, तो न दिखने का मतलब ये है कि वो अपने आयंस में टूट चुका है और आयंस को क्या हो गया है, हाइड्रेट हो गया है. किसकी वजह से, वाटर की वजह से वो आयंस क्या हो गए हैं, हाइड्रेट हो गए हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स अगर कोई चीज़ सॉल्युबल है तो हम कहेंगे वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया है. लेकिन अगर हम इसके एनर्जेटिक्स की बात करें, अगर हम इसी प्रोसेस को एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ इन्वॉल्व हैं जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो कौन कौन सी वो एनर्जीज़ हैं बेटा, वो आप देख लीजिए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लैटिस एनर्जी देंगे. क्या देंगे, लैटिस एनर्जी. किसका, NaCl सॉलिड का, और इसको कन्वर्ट कर देंगे अपने आयंस में. ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में आएंगे, गैशियस फॉर्म में आएंगे. ठीक, फिर क्या होगा बेटा, ये दोनों के दोनों आयंस को हम किस में डाल देंगे, हम दोनों के दोनों आयंस को डाल देंगे पानी में. ठीक है, जब हम दोनों के आयंस को पानी में डाल देंगे तो एक आयन भी हो जाएगा हाइड्रेट, दूसरा आयन भी हो जाएगा हाइड्रेट, है कि नहीं. तो जब ये दोनों आयंस हाइड्रेट हो जाएंगे देन वी विल बी सीइंग लाइक दिस. यहाँ पर हम कहेंगे डेल्टा H हाइड्रेशन. ठीक है, यहाँ पर भी कहेंगे हम डेल्टा H हाइड्रेशन. लेकिन ये डेल्टा H हाइड्रेशन किसका है, Cl- का, ये किसका है, Na पॉजिटिव का. तो अगर हम हेस लॉ की मदद यहाँ से बेटा उठाएंगे तो हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी. क्या, कि लैटिस एनर्जी, ये जो लैटिस एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl- है, ये किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा. तो हम कहेंगे बेटा फ्रॉम हेस's लॉ, क्या कहेंगे बेटा हेस लॉ से हम कहेंगे बेटा कि जो डेल्टा H सॉल्यूशन है वो बराबर है किसको, दैट इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ किसका, Cl- का. ठीक है,
हम चाहें बेटा तो इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, और कैसे कंबाइन करेंगे? आई विल राइट दिस होल इक्वेशन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl प्लस इन दोनों को मिलाओ बेटा और लिखो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl। ये है बेटा वो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसकी तरफ हमें पूरा ध्यान अपना रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा इधर से कैसे केसेस उठेंगे। देखो बेटा अगर मैं आपको कहूँ ना ये रिएक्शन, इफ़ आई से यू दैट दिस रिएक्शन NaCl सॉलिड गिव्स Na पॉजिटिव एक्सेस गिव्स Cl माइनस एक्वस, तो जाहिर सी बात है बेटा ये एक प्रोसेस हो रहा है। और ये प्रोसेस कब होगा बेटा? जब ये एनर्जेटिकली स्टेबल हो रहा है। मतलब अगर NaCl सॉलिड का अपने एक्वस आयंस यानी कि हाइड्रेटेड आयंस में टूटना उसको स्टेबिलिटी दे रहा है, तब तो ये प्रोसेस हो जाएगा। और अगर वो उसको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, डेफिनेटली बेटा फिर वो उसको क्या होगा? वो सॉल्युबल नहीं होगा। अब यहाँ हम उसकी बात कैसे करेंगे? एनर्जी देने से, यानी कि एनर्जी जब रिलीज हो जाती है तो स्टेबिलिटी आती है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई बेटा तब स्टेबिलिटी नहीं आती है, देन दैट प्रोसेस कैन नॉट हैपन, और वी कैन से द प्रोसेस इज अनस्टेबल, इज नॉट फेवर्ड एनर्जेटिकली, वो भी कह सकते हैं। देखो बेटा हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे बेटा वेदर या वेदर नहीं कहेंगे, लेट अस नॉट डू इट लाइक दिस, हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, व्हेन ए कंपाउंड, और कंपाउंड भी मुझे लिखना चाहिए था, व्हेन ए आयनिक कंपाउंड गेट्स इंट्रोड्यूस्ड in the solvent and for its नहीं आएगा, for it to be soluble, it should get dissociated into its ions. It should get dissociated into its ions spontaneously. It should get dissociated into its ions spontaneously or on its own. Now this is energetically possible only when energy is released. That is enthalpy of solution of the given compound should be क्या होना चाहिए? That should be negative, या फिर बेटा आप उसको कह सकते हो that should be exothermic, है कि नहीं? that should be exothermic। ठीक, वो क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। और क्यों होना चाहिए एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक का मतलब बेटा एनर्जी बाहर आ रही है, और जितनी एनर्जी बेटा बाहर आएगी जाहिर सी बात है बेटा स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा मिलेगी पूरे सिस्टम को। तो अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड एक गिवन सॉल्वेंट में सॉल्युबल है तो आपके दिमाग में ये बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए कि इसकी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी। बिकॉज अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो सिस्टम तो अनस्टेबल हो रहा है, सिस्टम नहीं होना चाहता है, प्रोसेस नहीं होना चाहता है। तो प्रोसेस नहीं होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि गिवन आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में नहीं टूटना चाहता है। क्लियर? नाउ अब यहाँ से बेटा हमारे पास क्या केसेस उठेंगे, देखो कैसे। केस नंबर फर्स्ट इज इफ डेल्टा एच सोल्यूशन, अगर डेल्टा एच सोल्यूशन बेटा लेस देन जीरो है, अगर डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन जीरो है, ये जो बेटा आपने इक्वेशन लिखी ना, इसमें लेटिस एनर्जी इज एंडोथर्मिक एंड बेटा हाइड्रेशन एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। तो ये जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है ये तो एंडोथर्मिक है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है? वो एक्सोथर्मिक है। तो अगर आप कहते हो कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, चूंकि हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की तरफ रेफर कर रहे हैं, ये तभी रिलीज होगी जब एक्सोथर्मिक वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक, है कि नहीं? जब एक्सोथर्मिक वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एंडोथर्मिक वाले कंपोनेंट से। तो हम कहेंगे बेटा क्या इसमें कि अगर डेल्टा एच सोल्यूशन
लेस देन 0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा बेटा मैं क्या लिखूंगा। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। इसका मतलब बेटा गिवन आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल। अगर डेल्टा एच सोल्यूशन बेटा ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी। इसीलिए कंपाउंड जो है वो क्या है पानी में, दैट इज इनसॉल्युबल। ठीक, तो ये दो केसेस बेटा आप यहां पर ध्यान रखिएगा। नाउ यहां पर बेटा एक तीसरा केस भी उठ सकता है, दैट इज कि अगर हम कहेंगे इफ ए गिवन आयोनिक कंपाउंड, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है बेटा, इफ ए गिवन आयोनिक कंपाउंड, अब मैंने कंपाउंड लिख दिया, इफ ए गिवन ionic compound is more soluble और लेस सॉल्युबल। अब बेटा यहां पर इन वर्डिंग्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। बेटा जब भी ये वर्ड यूज होगा ना कि मोर सॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है, इसका पहले से आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए कि गिवन आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल तो है। अब लेस है या मोर है वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर इसके साथ आपको मतलब सिंक्रोनाइज करना है अपनी थिंकिंग को कि वेन एवर द क्वेश्चन सेज दैट द गिवन आयनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल, तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सॉल्युबल तो भाई ये है। अब कम है या ज़्यादा है वो क्यों है, वो इस वजह से है बेटा कि आप खुद सोचो, अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी बहुत कम है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा और लैटिस एनर्जी बहुत कम है, तो नेट में जो एनर्जी बाहर आएगी बेटा वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर आएगी, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। दिस मीन्स, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, दिस मीन्स solubility is directly proportional to magnitude of hydration energy minus magnitude of lattice energy। इसको बेटा ध्यान में रखिएगा। सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। जाहिर सी बात है बेटा जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एनर्जी नेट में बाहर आएगी, और जितनी ज़्यादा नेट में एनर्जी बाहर आएगी सॉल्युबिलिटी भी बेटा उतना ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर कहेंगे बेटा क्या, मोर द डिफरेंस बिटवीन mode of hydration energy and mode of lattice energy, more is the solubility। solubility भी जो क्या है वो भी उतनी ही ज्यादा है, more is the solubility। तो प्लीज इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक, नाउ हो गया ये भी एक फैक्टर। ठीक, नाउ एक और फैक्टर भी जो बेटा यहाँ पर आपको बताना तो चाहिए, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। हम जानते हैं बेटा क्या, वी नो दैट बेटा जो डेल्टा जी है वो बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी बराबर होता है एंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल्टा एस। नाउ अगर ये डेल्टा जी किसी तरीके से लेस देन 0 हो गया तो हम कहते हैं बेटा प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर यही डेल्टा जी बेटा ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम कहते हैं प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप ये देखिए बेटा, अगर हम इसी इक्वेशन को अब सॉल्युबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें और डेल्टा जी के लिए फिर क्राइटेरिया निकालें कि आखिर कब हम कहेंगे एक गिवन आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है बेस्ड ऑन डेल्टा जी, तो देखो बेटा क्या होगा। अगर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, व्हेनेवर एन आयनिक compound is introduced in a solvent and during dissociation into ions delta s नहीं मैं कहूँगा, पहले मुझे ये कहना चाहिए, into ions एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। अब बेटा ये आप खुद सोचो कि जब आप एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल रहे हो तो उसकी एंट्रोपी होती है ना इंक्रीज ही, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो खुद सॉलिड है,
तो मतलब वहाँ पर एंट्रोपी कम है। लेकिन जब आपने इसको सोल्यूशन में डाला, जब आपने इसको पानी में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया। कौन लिक्विड फॉर्म में आ गया? आयंस जो है उनकी मूवमेंट अब बहुत आसानी से हो सकती है, मतलब उनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। रैंडमनेस इंक्रीज हो गई मतलब उनकी एंट्रोपी जो है वो क्या है, वो बढ़ गई है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे बेटा? फॉर सॉल्युबिलिटी केस हम क्या कहेंगे बेटा? डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप सॉल्युबिलिटी के परस्पेक्टिव से देखोगे, जो डेल्टा एस है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर डेल्टा ऐसा पॉजिटिव है, जरा बेटा अब हम केसेस फिर से देखें। हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। चूंकि बेटा डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये वाली टर्म जो है, कौन सी वाली टर्म? ये वाली टर्म जो है, ये टर्म भी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अब देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं। लेकिन ये जो टर्म है, जो मैंने अब ग्रीन से अब मार्क की बेटा, ये वाली टर्म जो है, तो इस टर्म के बारे में बेटा मैं कहूंगा दिस टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही है और अंदर वाली टर्म भी पॉजिटिव है। तो जो ये ग्रीन से मैंने टोटल मार्क किया है, मतलब नेगेटिव साइन लेकर, दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब यहां से केसेस कैसे बनेंगे? मान लीजिए बेटा इफ डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। अब इससे तो बेटा कोई आसान नहीं है। दिस एम्प्लॉइज, अगर सोल्यूशन यानी कि रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव आ गई बेटा, इसका मतलब बेटा डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो होगा, हम कहेंगे हेंस गिवन आयोनिक कंपाउंड is soluble and the process is spontaneous। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा इसीलिए क्या, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर ये डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है बेटा, तो बाहर वाली ग्रीन वाली टर्म जो है बेटा वो तो ऑलवेज नेगेटिव ही है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें और दो केसेस उठेंगे। अब वो दो केसेस कैसे उठेंगे? लेट मी शो यू। वो दो केसेस बेटा ऐसे उठेंगे कि हम ज़रा इसको ठीक से ले लें। वो दो केसेस बेटा ऐसे उठेंगे कि अगर हमारे पास क्या होगा बेटा, देखना यहां से कि हमने डेल्टा एच को कर लिया। अगर डेल्टा एच का मॉड बेटा, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इस केस के लिए तो डेल्टा एच पहले से ही ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड क्यों लिया? सिर्फ समझाने के लिए बेटा। अगर डेल्टा एच का मॉड बेटा छोटा है किससे? टी डेल्टा एस के मॉड से। इसका मतलब बेटा डेल्टा जी का साइन आएगा लेस देन जीरो, और अगर डेल्टा जी का साइन लेस देन जीरो आ गया, हम कहेंगे बेटा गिवन कंपाउंड इज सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। क्यों? डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो बेटा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और अगर बेटा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब बेटा वो सॉल्युबल है सॉल्वेंट में। लेकिन अगर बेटा यहां पर देख लेना, अगर मॉड ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर आ गया किससे? मॉड ऑफ टी डेल्टा एस से। अब यहां पर बेटा आपको थोड़ा सा चालाकी करनी है कि यहां पर डेल्टा जी जो है ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस एंड हेंस इनसॉल्युबल। And hence given ionic compound is insoluble in the given solvent, वो गिवन सॉल्वेंट में क्या है बेटा? वो गिवन सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। लेकिन यहां पर बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने इसी केस के लिए, जो केस मैंने ये वाला डिस्कस किया बेटा, मैं इसके लिए और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। हमने कहा चूंकि यहां पर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो गिवन कंपाउंड इज इनसॉल्युबल, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नाउ सी दिस बेटा, ये तो ट्रू है बेटा इस केस के लिए कि डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। और ये भी ट्रू है कि डेल्टा एच जो है वो, डेल्टा एच का जो मॉड है वो टी डेल्टा एस से भी ज्यादा है। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि इसी केस में अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हमने टेम्परेचर बेटा इंक्रीज किया, देन क्या होगा बेटा? डेल्टा एच का जो मॉड होगा ये छोटा हो जाएगा टी डेल्टा एस के मॉड से। एंड नाउ द सेम आयोनिक कंपाउंड एंड द सेम आयोनिक कंपाउंड will now become soluble, which was
इनिशियली इनसॉल्युबल। मतलब बेटा वही सेम कंपाउंड जिसको आपने ऊपर ये कहा कि ये इनसॉल्युबल है, अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद चूंकि टी डेल्टा एस की टर्म बड़ी हो गई और डेल्टा एच की टर्म छोटी हो गई, वही सेम कंपाउंड बेटा क्या हो गया, अब सॉल्युबल हो गया, बट एट अ हायर टेम्परेचर। बट एट अ हायर टेम्परेचर पर अब वही सॉल्युबल हो गया कंपाउंड, वही आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, सॉल्युबल, लेकिन एक हायर टेम्परेचर पर। देयरफॉर बेटा इसीलिए तो आपने देखा होगा क्या, इट इज समटाइम्स सीन या फिर ऑब्जर्व्ड that a given compound becomes soluble in water, becomes soluble in water when it is warmed, when it is warmed या फिर heated। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि a given compound is found to be insoluble in cold water but it is found to be soluble in hot water। सेम कंपाउंड है बेटा, लेकिन अगर आप इसको हॉट वाटर में डालोगे तो सॉल्युबल, कोल्ड वाटर में डालोगे इनसॉल्युबल। आप कहोगे सर कोई एग्जांपल? यस बेटा, इसकी भी एग्जांपल है, तो उसको नोट करके लिख लीजिएगा बेटा। PbCl2 lead chloride is insoluble in cold water। lead chloride is insoluble in cold water but soluble in hot water, but soluble in hot water। और इसको कैसे बेटा एक्सप्लेन करोगे? the same explanation that with the increase in temperature, with the increase of temperature, mod of T delta S becomes greater than mod of delta H, and hence delta G of the reaction, delta G of the process becomes negative, and the compound becomes soluble, वही सेम कंपाउंड बेटा जो ठंडे पानी में इनसॉल्युबल था, गर्म पानी में वो क्या हो जाएगा, गर्म पानी में वो सॉल्युबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, टू एवरीवन। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। और बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा PbCl2 का, या आपके एग्जामिनेशन में असर्शन रीजन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इवन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। नाउ अब बेटा हम जरा कुछ क्वेश्चंस कर ले, उनकी बेसिस पर हम देखेंगे, सीखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना होता है। जैसे बेटा आपको एक क्वेश्चन आएगा कि Na2SO4 इज सॉल्युबल, Na2SO4 इज सॉल्युबल बट BaSO4 इज इनसॉल्युबल। Na2SO4 सॉल्युबल है लेकिन BaSO4 इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन आपसे कहेगा एक्सप्लेन, तो बेटा इसका आप आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या लिखोगे? सिंपल है बेटा, क्वेश्चन वहीं से आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है बेटा। क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि Na2SO4 सॉल्युबल है और BaSO4 इनसॉल्युबल। ये नहीं क्वेश्चन कह रहा है कि ये कम सॉल्युबल है या ज़्यादा सॉल्युबल, कैटेगोरिकली आपसे कह रहा है कि Na2SO4 जो है वो सॉल्युबल है और BaSO4 इनसॉल्युबल है। तो हम कहेंगे द रीज़न इज कि जो हमारे पास बेटा Na2SO4 है, वहाँ पर जो हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड है बेटा वो लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, और जो BaSO4 का केस है वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो लैटिस एनर्जी से कम है। तो इसीलिए बेटा यही चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रही है। और ये चीज़ जो बेटा आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दी, आप इसको इंग्लिश लिख लीजिए, वहाँ पर आपको पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि बेटा मेन क्राइटेरिया, मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन का है ना, वो ये कह रहा है कि एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है। अब बताओ ये कैसे है? अब चूंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि एक कम सॉल्युबल है एक ज़्यादा है, सिर्फ ये पूछा गया है एक सॉल्युबल दूसरा इनसॉल्युबल कैसे। तो जो सॉल्युबल है बेटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी, और जो इनसॉल्युबल है उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। और देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि वी यूज barium chloride for detecting the presence of
for detecting the presence of SO4 minus 2 ions in the solution. Why? अब बेटा ये भी आपको पता ही होगा, तो इसका रीज़न भी बेटा बिल्कुल सिंपल है. क्यों है इसका सिंपल? दिस इज बिकॉज the barium plus 2 ion, the Ba plus 2 ion from BaCl2 reacts with SO4 minus 2 to give a white precipitate of BaSO4. क्योंकि बेटा जो सल्फेट आयंस है ना, वो बेरियम आयंस के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और एक वाइट प्रेसिपिटेट दे देते हैं. किसका? BaSO4 का, जिससे हमें पता चल जाता है कि सॉल्यूशन में SO4-2 है. अगर वो प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो मतलब उसमें SO4-2 है ही नहीं. अगर बन गया तो हमें पता लग गया वहां पर. और लॉजिक क्या है बेटा? क्योंकि BaSO4 जो है ना, वो क्या है? वो वाटर इनसॉल्युबल है, और अगर वो इनसॉल्युबल है मतलब आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिख जाएगा और आप पता कर सकते हो कि सल्फेट आयन था या नहीं था. ठीक है, एक और क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन है बेटा, why is BeSO4 soluble but BaSO4 is insoluble? अब बेटा यहां पर इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि BeSO4 क्यों है सॉल्युबल और BaSO4 क्यों है इनसॉल्युबल. अब इसका भी बेटा सिंपल रीजन आप यही कहोगे कि BeSO4 सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि बेरिलियम में सल्फेट में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बेरियम सल्फेट. ठीक है, लेकिन एक सवाल बेटा यहां पर ज़रूर उठ सकता है आपके दिमाग में कि बेरिलियम प्लस 2 की जो हाइड्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा है. बेरिलियम प्लस 2 की जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो ओवरऑल प्रोसेस को क्या करता है, उसी की तरफ झुका देता है. और बेरियम प्लस 2 में चूंकि हाइड्रेशन बहुत कम है तो मतलब वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत छोटी, तो इसीलिए वो क्या है? इनसॉल्युबल. ठीक है. नाउ बेटा आप ये कहोगे कि बेरिलियम प्लस 2 में जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप कहोगे बेटा इन बेरिलियम प्लस 2 द हाइड्रेशन इज मोर as compared to barium plus 2, hence hydration energy is very high. Hydration energy is very high as compared to barium plus 2. Now अगर बेटा आप थोड़ा सा देखोगे कि हमने जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पढ़ा था, हमने कहा था कि आयन का साइज जितना छोटा है, लैटिस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा है. तो एक किसी स्टूडेंट के सवाल में ये भी उठ सकता है, किसी के दिमाग में ये सवाल भी उठ सकता है कि अगर बेरिलियम प्लस 2 का साइज छोटा है तब तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो फिर तो ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए. तो बेटा इसका आंसर भी यही है कि जो हाइड्रेशन इतना ज़्यादा है कि वो उस लैटिस एनर्जी के फैक्टर को ऑलमोस्ट ओवरकम कर लेता है, और नेट में जो एनर्जी है वो रिलीज ही हो जाती है. ठीक है, तो यहां पर बेटा आपको ये बोल देना है कि डिस्पाइट हायर लैटिस एनर्जी ऑफ Be plus 2 ion as compared to barium plus 2 ion, the hydration energy is so high that it supports more solubility of BeSO4 by hydration energy being more. ठीक है,
तो बेटा ये क्या करता है, लैटिस एनर्जी को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस इज लेस सॉल्युबल देन किसके मुकाबले में? बेरियम हाइड्रोक्साइड। वाई? ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लेस सॉल्युबल है एज कंपेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको बताना है क्यों। अब बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको सीखनी है बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है बेटा कि दोनों के दोनों सॉल्युबल हैं, लेकिन एक ज़्यादा सॉल्युबल है, एक कम सॉल्युबल है। कौन ज़्यादा सॉल्युबल है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल और बेरियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल। बेटा हम कहेंगे वी नो solubility is directly proportional to magnitude of hydration energy minus lattice energy का जो difference है। This means for calcium hydroxide the difference is small as that compared to किसके मुकाबले में? as that compared to barium hydroxide। ठीक है, this is why calcium hydroxide is less soluble than barium hydroxide। तो प्लीज बेटा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। एक एक रीजनिंग पर बेटा आपको अच्छे से समझना है, एक एक रीजनिंग पर आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट बताता हूँ जो आपके लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगी, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। among the hydroxides of alkaline earth metals अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स में से लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल। ये क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं। एंड फॉर रिमेनिंग हाइड्रोक्साइड्स एंड फॉर द रिमेनिंग metal hydroxides the solubility increases down the group। ठीक है, solubility increases down the group। that is बेटा क्या? calcium hydroxide is less soluble than strontium hydroxide which is less soluble than barium hydroxide। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज के लेक्चर की तो बेटा यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो डिसाइड करेंगी कि कौन कितना ज़्यादा अच्छे से कवर करता है इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बेटा आपके पास जो है वो ये है कि among the halides of calcium कैल्शियम के जो बेटा हैलाइड्स हैं CaF2 इज इनसॉल्युबल। वाई? अब बेटा ये भी आप समझ सकते हो। पहली बात जो बेटा आपको यहाँ पर समझनी है, इस क्वेश्चन से जो आपको पहली बात समझनी है वो ये है कि ये कह रहा है कि हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम में से कैल्शियम फ्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल है। तो एक आइडिया आपको ये मिल जाएगा यहाँ से कि कैल्शियम के जो बाकी हैलाइड्स हैं, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, वो सब के सब सॉल्युबल हैं। हाँ, उनका ट्रेंड क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि कैल्शियम के सारे हैलाइड्स वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड को छोड़कर। अब ये सॉल्युबल नहीं है, क्वेश्चन वहीं से कह रहा है। रीज़न बेटा बहुत आसान देना है। वी कैन से दिस इज बिकॉज लैटिस एनर्जी of calcium fluoride is much higher than its hydration energy। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी के मुकाबले में लैटिस एनर्जी जो है वो बहुत
ज़्यादा है। दिस इज़ बिकॉज लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज़ मच हायर देन इट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी, दस इट इज़ इनसॉल्युबल। ये समझते हो बेटा? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सोचना है। तो आप यहाँ से चाहो तो एक और पॉइंट भी जो मैंने अभी आपसे कहा था, अदर हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम आर वाटर सॉल्युबल। बाकी जितने भी इसके हैलाइड्स हैं, मतलब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, वो सब के सब वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड वाटर सॉल्युबल नहीं, बल्कि ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, आई होप यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा हम क्या काम करते हैं, वी डिस्कस अवर न्यू टॉपिक दैट इज ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये बेटा आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे बेटा बहुत सारी बुक्स पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बेटा ये ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँ। लेकिन मैं आपको पहले से ही बता के रख दूं बेटा, इस ट्रेंड्स में थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, एक्सेप्शनल बिहेवियर्स भी हैं जो आपको याद रखने होंगे। बस बहुत कम है वो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसके अलावा जितने भी हैं उन सब के मैं कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर करूं और आपको रटने की भी उतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत न पड़े। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेंड्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो पहले बेटा आपको ये देखना चाहिए कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट लैटिस एनर्जी जो है ना, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि आर नॉट हमने लिखा था, और उसी को हम लिखते हैं बेटा 1/r प्लस 1/r-। याद है आपको, इन दोनों को ही हमने कहा था वायर, हम कहते थे बेटा r पॉजिटिव प्लस r- मिलकर बनते हैं r नॉट। याद है आपको? इसी तरीके से बेटा हाइड्रेशन एनर्जी जो है, क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी जो हमारे पास है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 1 रेडियस ऑफ एनायन। यहां पर बेटा डिफरेंस है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में, कि लैटिस एनर्जी में जो दोनों रेडियस हैं वो मिलकर लिखने हैं, और हाइड्रेशन एनर्जी के केस में वो दोनों रेडियस इंडिविजुअली लिखने हैं। अब आपका सवाल उठ सकता है, सर यहां पर क्यों लिखा 1/r प्लस 1/r-। तो बेटा उसका भी जवाब है। उसका जवाब ये है बेटा कि जब हाइड्रेशन होती है ना, तो हाइड्रेशन कंसिडर करने के लिए हम हर एक आयन को, यानी कि कैटायन को भी और एनायन को भी इंडिविजुअली विजुअलाइज करते हैं। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी की बात आएगी और हम साइज की बात करेंगे, तो साइज बेटा दोनों आयंस का मिला कर दिया जाता है। लैटिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब वहां पर दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को कंसिडर किया जाता है एज ए सिंगल यूनिट, एज ए सिस्टम। लेकिन जब आप हाइड्रेशन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तब आप देखते हो कि हाइड्रेशन कितनी हो रही है, कैटायन की और एनायन की, लेकिन इंडिविजुअली। इस बात को समझना बेटा, लेकिन एज एन इंडिविजुअल एंटिटी यू आर सीइंग बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन। दैट इज वाई हाइड्रेशन एनर्जी के केस में हमने लिखा 1/r प्लस अलग से 1/r-। लेकिन चूंकि लैटिस एनर्जी है तो दोनों आयंस को मिलकर देखना है एज ए सिंगल यूनिट, तो फिर हम वहां पर उसके रेडियस में, ये r0 में r पॉजिटिव भी लाते हैं, r- मिलाकर लाते हैं। क्लियर? अब यहां पर बेटा आपको कुछ केसेस हैं जो हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं। सो लेट अस डिस्कस बेटा फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर फर्स्ट क्या है वो देख लेते हैं हम। वो ये है कि अगर हमारे पास when radius of the cation is much greater than the radius of anion। ठीक है, केस बेटा है when the radius of cation is much greater than the radius of anion। ठीक है बेटा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा r पॉजिटिव प्लस r- को नियरली हम लिख सकते हैं r पॉजिटिव, एंड 1/r प्लस 1/r- को नियरली हम लिख सकते हैं 1/r-। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर जो आपको सीखना है, ये बेटा आपको यहां पर जरूर सीखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि रेडियस ऑफ द कैटायन बेटा बड़ा है, इसका मतलब 1 रेडियस ऑफ द कैटायन छोटा होगा और 1 रेडियस ऑफ एनायन बड़ा होगा। इसीलिए मैंने इन दोनों को लिया 1/r- और उसको लिया 1/r+। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ बेटा लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? सिर्फ रेडियस ऑफ कैटायन को, एंड हाइड्रेशन एनर्जी जो बेटा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r-। इसको भी समझ लीजिएगा, है कि नहीं? लैटिस एनर्जी में तो सर दोनों टर्म्स थी बेटा, एक को निगलेक्ट किया ना, और हाइड्रेशन एनर्जी में भी दोनों टर्म्स थी सर, तो बेटा एक को हमने क्या कर लिया है? निगलेक्ट कर लिया है।
अब बेटा यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी अब केसेस इसके अंदर उठेंगे। कौन से केसेस? फर्स्ट वन बेटा, अगर हम क्या करें, इफ कैटायन साइज इज फिक्स्ड, इफ कैटायन साइज इज फिक्स्ड, इफ कैटायन इज फिक्स्ड इन साइज, अगर हमने कैटायन का साइज बेटा फिक्स रखा, और याद रखिएगा केस कौन सा है, कैटायन बड़ा है एज कंपेयर टू एनायन, and size of anion increases, and size of anion increases, and size of anion increases, then क्या कहेंगे बेटा, कैटायन का साइज फिक्स है, तो इसका मतलब बेटा लैटिस एनर्जी को एक हिसाब से हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। और अगर अब एनायन का साइज भी बढ़ रहा है, इसका मतलब बेटा हाइड्रेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, हाइड्रेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। लैटिस एनर्जी कांस्टेंट लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, बेटा वी कैन से देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग, सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग। मतलब बेटा इसका समझ लीजिए, देखो अगर मेरे पास एक कैटायन है, लेकिन चूंकि कैटायन एनायन से बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा कैटायन को बड़ा ही बनाऊंगा, और एनायन को बेटा अब हमने कौन सा केस लिया है, एंड द साइज ऑफ द एनायन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो बेटा पहले आप एनायन को इतना वाला ले लो, ठीक है, ये है एक एनायन, और दूसरा एनायन जो बेटा आप लोगे वो थोड़ा और बड़ा ले लो। ठीक है, ये बेटा हमने दो केसेस ले लिए इस केस में। अब आप ध्यान दीजिएगा, कैटायन का साइज चूंकि चेंज नहीं हो रहा है, सर आपने कैटायन को इन दोनों से क्यों बड़ा बनाया, बिकॉज बेटा हम केस नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कैटायन का साइज दोनों से बड़ा है, बड़ा ही है। अब देखो बेटा जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा बेटा, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी भी तो बढ़ेगी ना। एज द साइज ऑफ द एनायन इज इंक्रीजिंग, द लैटिस एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज बेटा लैटिस एनर्जी कम तब होगी जब एक का साइज बड़ा होगा, एक का साइज छोटा होगा। लेकिन चूंकि जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ रहा है, दोनों में जो साइज का डिफरेंस है बेटा, वो साइज का डिफरेंस कम हो रहा है। और अगर साइज का डिफरेंस बेटा कम हो रहा है, इसका पक्का मतलब है बेटा लैटिस एनर्जी भी बढ़ रही है। और अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, अगर लैटिस एनर्जी बेटा बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी जरूर डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एज द साइज ऑफ एनायन, as the size of anion is increasing, as the size of anion is increasing, हम क्या कहेंगे, the size difference, the size difference between cation and anion, between cation and anion is decreasing, hence lattice energy increases, hence lattice energy increases, hence lattice energy increases, thus solubility decreases, है ना बेटा। तो यही तो आपने ऊपर से देखा, thus solubility decreases। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर अगर कैटायन को फिक्स रखेंगे और एनायन का साइज बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा। अब इसी में बेटा आप बी केस भी देख लो, केस नंबर बी जो है, अब याद रखिएगा यहाँ पर यही केस चल रहा है कि रेडियस ऑफ कैटायन इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एनायन। अब उसके दो केसेस में हमने पहले कैटायन को फिक्स किया, अब मैं यहाँ पर अगले केस में क्या करूँगा, इफ़ एनायन इज फिक्स्ड, एनायन का रेडियस जो है वो हम फिक्स कर रहे हैं, एंड द साइज ऑफ कैटायन, एंड द साइज ऑफ कैटायन इज इंक्रीजिंग, और साइज ऑफ कैटायन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले तो केस यही है कि कैटायन जो है वो एनायन से बड़ा है, तो अब हमने क्या काम किया, अब हमने कहा कि एनायन जो है वो पहले ही छोटा है। ठीक है, एनायन पहले ही छोटा है, अब कैटायन इसके मुकाबले में क्या है, कैटायन बड़ा है, तो हमें तो वही पहले केस रखना है कि पहले कैटायन बहुत बड़ा, ठीक है, और फिर जब करेंगे ना तो फिर वो उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो ये आप समझ लेना बेटा मैंने क्या कर लिया है। ठीक, तो दोनों केसेस में हम कैसे चल रहे हैं, तो अगेन अगर हम यहाँ पर कहेंगे एज द साइज ऑफ कैटायन, अच्छा एनायन का साइज क्या है बेटा, एनायन का साइज क्या है, एनायन का साइज चूंकि फिक्स है, और हमने इस केस के लिए देख लिया था कि एनायन का साइज हाइड्रेशन एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या, हियर क्या कहेंगे बेटा, हियर हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जैसे जैसे अब हमने देखा था कि लैटिस एनर्जी का साइज, लैटिस एनर्जी जो है
यहाँ पर जो हमने लिखा ना लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, तो हम कहेंगे लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कांस्टेंट है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे अगेन यहाँ पर क्या होगा, अगेन द साइज डिफरेंस जो है बेटा वो क्या हो रहा है, इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर साइज डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। ऊपर देखिए बेटा, ऊपर क्या था, एज द साइज एंड द साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन, यहाँ पर डिक्रीजिंग था साइज डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर साइज डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। हम कहेंगे लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। लैटिस एनर्जी जब डिक्रीज हो जाएगी बेटा, दस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास दो केसेस हो गए। अब इसी तरीके से हम फिर से एक और केस करेंगे, केस नंबर 2। और उस केस नंबर 2 में हम क्या रखेंगे, अब आप ध्यान दीजिएगा, उस केस में हम रखेंगे इफ़ रेडियस ऑफ एनायन इज मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैटायन। तो बेसिक तो हमारा ये रहेगा, ठीक है, बेसिक हमारा ये रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स क्या बेटा, हम रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन को नियरली रेडियस ऑफ एनायन ही रखेंगे, एंड 1 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 1 रेडियस ऑफ एनायन को बराबर हम ऑलमोस्ट 1 रेडियस ऑफ कैटायन ही रख सकते हैं। 10 क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे कि जो लैटिस एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ एनायन, एंड हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। तो ये दो रिजल्ट्स भी बेटा हमको याद रखने। एग्जैक्टली ये बिल्कुल अपोजिट है जो हमने इससे पहले वाला केस किया, तो डू कीप देम इन योर माइंड। अब यहाँ से बेटा पहला केस क्या उठेगा, अब हम क्या करेंगे, इफ कैटायन इज फिक्स्ड, अगर हम कैटायन को क्या करें, कैटायन को फिक्स कर दें, एंड इफ कैटायन इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड द साइज ऑफ एनायन इज इंक्रीजिंग, एनायन के साइज को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले कैटायन का साइज फिक्स है, लेकिन कैटायन छोटा है किसके मुकाबले में, एनायन के मुकाबले में। तो ये मैंने बेटा कैटायन बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, एनायन तो बेटा मुझे बड़ा ही बनाना है, मतलब अब एनायन जो है ना वो बड़े से भी बड़ा हो रहा है, मतलब बेटा अगला एनायन जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हर स्टेज पर बेटा देखो क्या होगा, यहाँ पर सिंस क्या होगा बेटा, कैटायन फिक्स्ड है, अगर कैटायन फिक्स है, सिंस रेडियस ऑफ कैटायन इज फिक्स्ड, इसका मतलब बेटा हम यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, और आर ऑफ एनायन इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ द एनायन इज इंक्रीजिंग, जिसका मतलब बेटा लैटिस एनर्जी जो है ना वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीजिंग। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपको क्या रिजल्ट आएगा, आपको ये रिजल्ट आ जाएगा कि हियर द साइज डिफरेंस, जो बेटा आपके पास साइज डिफरेंस है बिटवीन कैटायन एंड एनायन, बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज इंक्रीजिंग, thereby reducing क्या कर रहा है बेटा, thereby reducing लैटिस एनर्जी। और अगर वहाँ से बेटा लैटिस एनर्जी रिड्यूस हो रही है, hence solubility increases, यहाँ पर बेटा क्या होगा, solubility इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अब इसी का जो दूसरा केस है बेटा, दूसरा केस क्या है, अब हम R माइनस इज फिक्स्ड एंड रेडियस ऑफ कैटायन इज इंक्रीजिंग, और हम ये केस ले रहे हैं कि एनायन को फिक्स लेंगे और कैटायन को इंक्रीज करते चले जाएंगे। देखिए बेटा कैसे, चूंकि ये वो वाला केस है बेटा कि जिसमें एनायन बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू कैटायन, एनायन बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू कैटायन। तो पहले मैं देखो क्या बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, देखो मैंने कैसे बनाया, मैंने पहले ये एनायन बनाया। अब कैटायन कैसे है बेटा, कैटायन तो पहले बहुत छोटा है, ये देखिए मैंने कैटायन को बनाया छोटा, फिर बेटा वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैं बना रहा हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, R माइनस इज फिक्स्ड, अगर बेटा R माइनस फिक्स्ड है तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी इज फिक्स्ड, या कांस्टेंट कहेंगे बेटा, एंड बेटा वी विल से हाइड्रेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग,
क्योंकि बेटा अभी आपने इस केस के लिए देखा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन अगर बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, देयरफॉर solubility is decreasing, therefore solubility is decreasing। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर कहोगे बेटा here the size difference is decreasing, hence lattice energy is increasing, therefore बेटा क्या कहेंगे, solubility decreases। क्योंकि बेटा आप ये देखिए कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाना है तो कैटायन और एनायन में जो डिफरेंस होना चाहिए साइज का वो कम होना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये देख लिया। ठीक, तो ये दोनों केस हमारे पास डिस्कस हो गए, लेकिन इसमें से मैं आपको बेटा एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्या, चाहे बेटा केस पहला वाला हो या दूसरा वाला हो, आप यहाँ पर देखिए बेटा क्या मैंने लिखा है, उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, बिकॉज ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट इसको मिस कर देते हैं। देखो बेटा, जब साइज डिफरेंस, तो यहाँ पर बेटा हमने क्या देखा, द साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन इज डिक्रीजिंग। अगर साइज डिफरेंस कम होगा बेटा, हमने ये देखा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है, तो सॉल्युबिलिटी को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे द साइज डिफरेंस इज इंक्रीजिंग, और अगर साइज इन डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले केस में देखिए बेटा, साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन, बेटा इट इज इंक्रीजिंग, साइज डिफरेंस बढ़ेगा बेटा, यहाँ पर देख लीजिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बेटा साइज डिफरेंस को क्या हो रहा है, साइज डिफरेंस इज डिक्रीजिंग, हेंस लैटिस एनर्जी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर बेटा सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग। तो बेटा जनरल रूल इसमें आप ये समझ लीजिएगा कि अगर डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज इंक्रीजिंग तो बेटा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और अगर यही डिफरेंस कम हो रहा है तो बेटा सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेटा मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर ख्याल रखिएगा। देयरफॉर इन नटशल या इन जनरल आप कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो, एज द साइज डिफरेंस, देयरफॉर इन जनरल एज द साइज डिफरेंस, अगर बेटा क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस बिटवीन द आयंस या बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, बिटवीन द कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेस, जैसे जैसे साइज डिफरेंस कम हो रहा है बेटा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग, एंड if the size difference between cation and anion is increasing, अगर वो साइज डिफरेंस बढ़ रहा है बेटा, हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो सॉल्युबिलिटी को भी क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। तो प्लीज़ इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, एक चीज़ देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूँ ना बेटा कि जब हमने ये चीज़ देखी थी कि कोई साइज़ किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, तो जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि कैटायन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एनायन, ठीक है, या ये कहता था कि एनायन का साइज़ इज़ बहुत बड़ा एज़ कम्पेयर टू कैटायन, दो चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैंने ये कहा था ना पिछले वाले केसेस में, अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं कह रहा था कि लैटिस एनर्जी इज़ फिक्स्ड, हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डिक्रीजिंग। जब मैं ये कह रहा था तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था हाइड्रेशन एनर्जी इज़ कांस्टेंट, लैटिस एनर्जी इज़ डिक्रीजिंग। उसका मतलब बेटा आपको समझना है। देखो, अगर मैं आपसे कहूँगा ना कि लैटिस एनर्जी इज़ एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस r माइनस, और हाइड्रेशन एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल है 1/r प्लस टू 1/r माइनस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं ये कहता था कि इफ़ r प्लस इज़ फिक्स्ड, चलो हम r प्लस का वैल्यू जो है वो फिक्स मान लेते हैं, लेट अस सपोज बेटा वो हम Na पॉजिटिव मानते हैं, और इसका जो r पॉजिटिव का वैल्यू है लेट अस सपोज बेटा वो 30 के बराबर है, फॉर एग्जांपल 30 पिकोमीटर्स। ठीक है, मान लिया हमने दोनों में। अब मैं ये कहूँगा बेटा कि r माइनस इज़ इंक्रीजिंग,
R माइनस इज इंक्रीजिंग। और मान लीजिए बेटा हम R माइनस को पहले लेंगे 40 और बेटा फिर हम R माइनस को ले लेंगे 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने R पॉजिटिव को फिक्स किया, R पॉजिटिव को फिक्स कर लिया। अब ज़रा लैटिस एनर्जी की तरफ नज़र करते हैं बेटा। तो लैटिस एनर्जी पहले क्या बनेगा, पहले लैटिस एनर्जी बनेगा बेटा, चूंकि ये 30 है और पहले R माइनस का वैल्यू कितना था 40। तो बेटा अगर मैं इसको करूँगा 30 + 40 तो आप चेक कीजिए बेटा ये कितना बनेगा। मैं इसको ज़रा कैलकुलेटर से आपको बताता हूँ। इट बिकम्स 1/70। मतलब बेटा पहले ये कितना है, पहले ये है 0.014। ठीक है, और फिर बेटा लेटिस एनर्जी को अगर आप देखोगे नए टाइम पर वो क्या बनता है 30 प्लस, अब एनायन का साइज़ कितना बन गया 60, यानी कि बेटा अब ये बन गया 1/90। मतलब बेटा ये बन गया 0.011। ठीक है, अब बेटा अगर आप यहाँ पर एक और चेक करोगे, क्या चेक करोगे, इफ़ यू लुक एट वन मोर कंपैरिजन बेटा, कि अब हाइड्रेशन एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो हाइड्रेशन एनर्जी पहले किधर थी 1/30 प्लस 1/R माइनस, 1/R माइनस, और R माइनस का पहले वैल्यू कितना था बेटा 40। मतलब बेटा पहला वैल्यू जो ये आएगा ना वो आएगा 1/30 प्लस बेटा ये आ जाएगा 1/40। तो बेटा ये आएगा 0.058, 0.058। अब बेटा मैंने चूंकि वो चेंज कर दिया था, अब वो बनेगा 1/30 प्लस 1/60। तो बेटा 1/30 प्लस 1/60 बेटा ये बराबर होता है 0.05, 0.05। अब चेक कीजिएगा बेटा, हमने ये देखा कि जब हमारे पास एनायन का रेडियस बढ़ रहा है, एनायन का रेडियस बढ़ रहा है और R पॉजिटिव क्या है, R पॉजिटिव इज फिक्स्ड, R पॉजिटिव इज फिक्स्ड और एनायन का रेडियस बेटा बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है बेटा, आप देखोगे कि जो हाइड्रेशन एनर्जी में, जो हाइड्रेशन एनर्जी में रेट ऑफ डिक्रीज होता है, अगर साइज ऑफ कैटायन या एनायन बेटा बढ़ता रहता है, ठीक है, उससे जब मैं ये कहता था ना, अगर आपको पता है R पॉजिटिव इज फिक्स्ड, R पॉजिटिव इज फिक्स्ड जब मैं कहता हूं और मैं एनायन का साइज क्या कर रहा हूं चेंज, असल में हो ये रहा है बेटा कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन हम क्या काम करते हैं, हम देखते हैं ज़्यादा किस में चेंज हो रहा है। व्हाट आर वी लुकिंग एट, वी आर लुकिंग एट ज़्यादा चेंज किस में हो रहा है। तो हमें एक पॉइंट बेटा यहाँ पर ये रखना है कि इफ़ द डिक्रीमेंट in hydration energy, if the decrement in the hydration energy is greater than decrement in lattice energy, if the, ठीक है, if the decrement in the hydration energy is greater than the decrement in the lattice energy, ionic compound will be insoluble, will be insoluble तो नहीं कहेंगे, will be less soluble, ठीक है। and if the decrement of hydration energy, and if the decrement of hydration energy is less than, किससे छोटा है बेटा वो, decrement of lattice energy, decrement of lattice energy, then ionic compound is more soluble। ठीक है, इसको बेटा समझना है, ionic compound is more soluble, you have to understand this, otherwise ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। क्या है बेटा पॉइंट, कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी, तो कंपाउंड तो बेटा लेस सॉल्युबल होगा। और अगर लैटिस एनर्जी में डिक्रीमेंट जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द डिक्रीमेंट इन द हाइड्रेशन एनर्जी, तो बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास अगर कैटायन का साइज़ बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एनायन, या कभी लिखा था एनायन का साइज़ बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू कैटायन, तो पहले आपको एक कैटेगरी समझाता हूँ मैं बेटा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। देखो बेटा स्मॉल की कैटेगरी आती है, किसकी, स्मॉल की, और बेटा यहाँ पर आएगी लार्ज की कैटेगरी। ठीक है, अब देखो बेटा कैटायंस में हम स्मॉल किसको मानेंगे, कैटायंस में स्मॉल बेटा किसको माना जाएगा, लिथियम पॉजिटिव को, सोडियम पॉजिटिव को, बेरिलियम +2 को, मैग्नीशियम +2 को, और बेटा एल्युमिनियम +3 को, इनको माना जाएगा स्मॉल साइज कैटायंस, ये याद रखिएगा। अब मैं आपसे कहूँगा स्मॉल साइज्ड एनायंस कौन कौन से हैं, तो बेटा वो है आपके पास F-, बेटा वो है आपके पास OH-, वो है आपके पास सल्फाइड माइनस, और वो है आपके पास ऑक्साइड माइनस। अब लार्ज में हम कैटायन जो हैं किस किस को मानते हैं, तो हम कहेंगे ऑल ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड कैटायंस, ऑल ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड cations not in the
नॉट इन द स्मॉल कैटायन लिस्ट, वो सारे कैटायन जो स्मॉल कैटायन की लिस्ट में नहीं है। मतलब बेटा फॉर एग्जांपल अगर आप कहोगे के पॉजिटिव, ठीक है बेटा, आप कहोगे कैल्शियम +2, ठीक है बेटा, आप कहोगे स्ट्रोंशियम +2, आप कहोगे रुबीडियम पॉजिटिव, आप कहोगे सीजियम पॉजिटिव, आप कहोगे बेरियम +2, ये सब के सब लार्ज साइज कैटायन, ठीक है। और एनायंस में जो है, एनायंस में हम लार्ज किस किस को मानते हैं? एनायंस में हम लार्ज मानते हैं नाइट्रेट को, एनायंस में हम लार्ज मानते हैं सल्फेट को, एनायंस में लार्ज मानते हैं कार्बोनेट को, एनायंस में लार्ज हम मानते हैं बाइकार्बोनेट को, एनायंस में लार्ज हम मानते हैं क्लोरेट को, ठीक है। हम मानते हैं डाइक्रोमेट को Cr2O7-2, ठीक है। हम मानते हैं I- को, हम मानते हैं Cl- को, हम मानते हैं Br- को, हम मानते हैं फॉस्फेट को PO4-3। ये सब के सब बेटा जो हमारे पास है ये है लार्ज साइज कैटाइंस, लार्ज साइज एनाइंस और स्मॉल साइज कैटाइंस, स्मॉल साइज एनाइंस। एंड आई विल अगेन रेट देम एज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर आप सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब बेटा ज़रा आगे देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है बेटा, जैसे मैं आपसे कहूँगा फॉर एग्जाम्पल, देखो क्वेश्चन एक आपके सामने आ जाएगा और देखो आप कैसे इसकी मदद से आंसर ला सकते हो। यू कैन से, क्वेश्चन ऐसे आया है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि क्वेश्चन आपसे कहेगा एक्सप्लेन, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेटा सिंस सल्फेट जो बेटा अभी हमने कहा इज अ लार्ज साइज एनायन, है कि नहीं बेटा, इज अ लार्ज साइज एनायन। अगर ये लार्ज साइज एनायन है, देयरफॉर व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम बेटा क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, द साइज डिफरेंस इज डिक्रीजिंग, तो साइज डिफरेंस तो बेटा डिक्रीज हो रहा है, हैंस लैटिस एनर्जी इज इंक्रीजिंग। अगर लैटिस एनर्जी बेटा इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर बेटा हमने देखा था सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा। तो इसीलिए द ऑर्डर इज, तो ऑर्डर क्या है बेटा, हमें सल्फेट्स को देखना है, तो बेरिलियम सल्फेट बेटा वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम सल्फेट, वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम सल्फेट, वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रोंशियम सल्फेट, और वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू बेरियम सल्फेट। और यहाँ तक तो हमने देखा बेरियम का जो सल्फेट है ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो वो भी यहाँ से एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। हाँ, अब बेटा यहाँ से आपके पास एक और भी तरीका आ सकता है, आप ये सोच सकते हो कि सर हाइड्रेशन एनर्जी जो है, यहाँ पर आप में एक शायद आप में एक कन्फ्यूजन भी आ जाएगा, सर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो तो कम हो जाएगी एज वी गो डाउन द ग्रुप। मैं आपके लिए लिखता हूँ, हियर वी मे कंसिडर दैट हाइड्रेशन एनर्जी is also decreasing down the group, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, और लैटिस एनर्जी का तो मैंने आपको बोल दिया वो इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक। अच्छा, लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो बेटा इसका आंसर कहाँ से आएगा, वही जो मैंने आपसे कहा था, इफ द डिक्रीमेंट इन द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डिक्रीमेंट इन द लैटिस एनर्जी, वैसी वाली चीज़। चूंकि क्वेश्चन बेटा हमसे खुद ही कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्फेट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब नीचे जैसे हम जाते हैं सॉल्युबिलिटी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। तो बेटा हम क्या कहेंगे, सिंस द solubility decreases down the group, we explain this based on
based on the observation that rate of decrease या decrease in lattice energy is less than the rate of decrement of hydration energy. तो हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा जो डिक्रीमेंट आता है वो किस में आता है? लैटिस एनर्जी से. ठीक है, thus solubility decreases. ठीक है, तो बेटा इस हिसाब से आपको अपने आंसर्स एग्जाम में लगा देने हैं, क्योंकि आपको बेटा इस BeSO4, MgSO4, CaSO4, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट से एक डाउट भी आ सकता है. अरे लैटिस एनर्जी चलो ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी भी तो डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी तो कम होनी चाहिए. तो हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा है, लैटिस एनर्जी के हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा है. लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन कह ही रहा है वहाँ से कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो हम अपना आंसर किस हिसाब से एडजस्ट करेंगे? हम कहेंगे कि जो डिक्रीज आ रहा है लैटिस एनर्जी में वो कम है एज कम्पेयर टू जो डिक्रीज आ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी में. हाइड्रेशन एनर्जी का जो डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और लैटिस एनर्जी का जो डिक्रीज है वो बहुत कम हो रहा है. तो नेट में जो बेटा एनर्जी है ना वो एब्जॉर्ब भी होगी, इसीलिए हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी भी जो है वो भी डिक्रीज ही होगी. आई होप ये क्लियर हो गया है. ठीक, नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास सवाल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. और बेटा यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. ठीक है, तो पहला बेटा आपके पास जो सवाल है इसमें दैट इज हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम एंड सीजियम. लिथियम, सोडियम एंड सीजियम के हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी कंपेयर कीजिए. अब ध्यान देना बेटा, इसमें सबसे पहले अगर आपको इसका आंसर देना है तो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. लिथियम के हैलाइड्स मतलब बेटा ये कह रहा है लिथियम फ्लोराइड, बेटा ये कह रहा है लिथियम क्लोराइड, ये कह रहा है लिथियम ब्रोमाइड और बेटा ये कह रहा है लिथियम आयोडाइड. अब चूंकि बेटा आप देखोगे जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं बेटा क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी तो बेटा क्या हो रही है? कम हो रही है. लैटिस एनर्जी कम हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है. लेकिन चूंकि बेटा लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड में साइज डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ठीक है, बेस्ड ऑन द साइज डिफरेंस चूंकि साइज में बेटा बहुत बड़ा है तो मतलब लैटिस एनर्जी बहुत डिक्रीज हो रही है. लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? लैटिस एनर्जी बहुत डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या आएगी? ज़्यादा. तो हम कहेंगे बेटा हियर सिंस द साइज डिक्रीज भी नहीं मुझे कहना चाहिए, आई शुड से सिंस द साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज मोर on moving down the group of halogens. ठीक है, thus solubility is more. thus बेटा हम कहेंगे solubility is more. अगर बेटा वही चीज़ है कि 10 solubility is more, therefore बेटा हम कहेंगे lithium fluoride is less soluble as compared to lithium chloride, which is less soluble as compared to lithium bromide, which is less soluble as compared to lithium iodide. ठीक है, अब बेटा कह रहा है हैलाइड्स ऑफ सोडियम, मतलब बेटा ये आपसे कह रहा है सोडियम फ्लोराइड, बेटा ये आपसे कह रहा है सोडियम क्लोराइड, ये आपसे कह रहा है सोडियम ब्रोमाइड और बेटा ये आपसे कह रहा है सोडियम आयोडाइड. अगेन द वेरी सेम रीज़न बेटा. रीज़न अगर आपको इसका देना है तो रीज़न बेटा वही है कि साइज डिफरेंस चूंकि बढ़ रहा है बेटा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी. दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर और रीज़न बेटा आप कहोगे रीज़न इज सेम एज अबव. जैसे आपने ऊपर लिखा बेटा उसी का यहाँ पर रीज़न आ जाएगा. और सीजियम में भी बेटा आप क्या करोगे? देखो सीजियम में क्या करोगे बेटा? सीजियम फ्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड, फिर दिया है सीजियम ब्रोमाइड और बेटा फिर दिया है सीजियम आयोडाइड. अब देखो डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे बेटा साइज डिफरेंस कम हो रहा है तो बेटा हम कहेंगे सीजियम फ्लोराइड इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड एज कंपेयर टू आयोडाइड. तो बेटा आप कहोगे द रीजन इज डाउन द ग्रुप. क्या है बेटा? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बेटा?
the size difference decreases, the size difference decreases, and hence lattice energy increases or solubility decreases, और solubility decreases। तो बेटा ये हो गया आपके पास इनका ऑर्डर, ठीक है। जो दूसरा दिया गया है बेटा, दूसरा दैट इज फ्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। जहाँ जहाँ बेटा एक्सेप्शंस होंगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी नहीं है। फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स के लिए क्या होता है बेटा? फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स मतलब बेटा ये आपसे कह रहा है लिथियम फ्लोराइड, बेटा सोडियम फ्लोराइड, देन यू हैव पोटेशियम फ्लोराइड, देन यू हैव रुबीडियम फ्लोराइड, एंड देन यू हैव सीजियम फ्लोराइड। तो बेटा इसमें भी कोई बात नहीं है। डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो साइज डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स बेटा हमारा ऑर्डर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सेम साइज बेटा, रीजन डाउन द ग्रुप, बेटा हम क्या कहेंगे? डाउन द ग्रुप साइज डिफरेंस इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज डिफरेंस इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। और साइज डिफरेंस बढ़ने से असल में होता क्या है? लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास ठीक है, हाँ। अब बेटा उसके बाद हमारे पास तीसरा है, दैट थर्ड वन इज क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। यहाँ पर बेटा क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, यहाँ पर आपकी पहली एक्सेप्शन आ जाती है, तो जो आपको बेटा यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सो आई विल कंसिडर दिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। यहाँ पर देखो आप क्या, इसका बेटा पहले मैं लिखूंगा आपके लिए एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑर्डर आप क्या करोगे? आपके पास क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स मतलब बेटा आप कहते हो लिथियम क्लोराइड, then you have sodium chloride, then you have potassium chloride, then you have rubidium chloride, then you have cesium chloride, ठीक है। the expected order is बेटा कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो साइज डिफरेंस बेटा जाहिर सी बात है बढ़ेगा, साइज डिफरेंस बढ़ेगा, तो हम क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेटा हमारे पास होगा कि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। तो लिथियम क्लोराइड का क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फॉलोड बाय सोडियम क्लोराइड, फॉलोड बाय पोटेशियम क्लोराइड, फॉलोड बाय रुबीडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो बेटा हम ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। लेकिन बेटा इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है, द एक्चुअल ऑर्डर जो इसका आपको यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा, जो एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये वाला केस तो बेटा इसका गलत है। इसका करेक्ट आंसर है बेटा सीजियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय लिथियम क्लोराइड बेटा। उसके बाद बेटा आता है रुबीडियम क्लोराइड, उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के बाद आता है बेटा पोटेशियम क्लोराइड। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शनल केस जो बेटा आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स, ठीक है। क्लोराइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। तो आप ये कह सकते थे ना बेटा कि लिथियम का साइज चूंकि छोटा है बेटा, लिथियम का साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा। लेकिन बेटा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड एक्चुअल ऑर्डर है बेटा वो सीजियम क्लोराइड की ही सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिथियम क्लोराइड, एज कम्पेयर टू रुबीडियम, एज कम्पेयर टू सोडियम, एज कम्पेयर टू पोटेशियम क्लोराइड। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस दैट यू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा चौथा जो हमारे पास आता है, फोर्थ वन, दैट इज ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब बेटा ये कैसे करेंगे? मतलब बेटा ये हमसे क्या पूछ रहा है? ब्रोमाइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स मतलब बेटा ब्रोमाइड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स, लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा, फिर हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड, फिर है बेटा हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड, फिर है हमारे पास बेटा रुबीडियम ब्रोमाइड, उसके बाद है बेटा हमारे पास सीजियम ब्रोमाइड। अब बेटा आपको याद है ब्रोमाइड किस साइज का एनायन है? बड़े साइज का एनायन है। लार्जर साइज ऑफ एनायन में जब साइज का डिफरेंस कम हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम, मतलब बेटा लिथियम ब्रोमाइड मोर एज कम्पेयर टू सोडियम ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू पोटेशियम ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू रुबीडियम ब्रोमाइड एंड सीजियम ब्रोमाइड। तो बेटा यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। पांचवा बेटा यहाँ पर हमारे पास है आयोडाइड ऑफ एल्कली मेटल, आयोडाइड ऑफ एल्कली मेटल्स। यहाँ पर भी बेटा आपके पास एक और एक्सेप्शनल ऑर्डर है, तो प्लीज़ इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूँगा कि इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, पहले हम वो लिखेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है। आयोडाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, तो बेटा हम लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड,
रुबीडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेटा क्या है, देखो आयोडाइड जो है ये एक लार्ज साइज एनायन है। लार्ज साइज एनायन में कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज लाइक दिस, ठीक है। लेकिन बेटा इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पर एक स्लाइट वेरिएशन है बेटा, दैट इज सोडियम आयोडाइड पहले आता है, फिर आता है लिथियम आयोडाइड, बाकी बेटा सब सेम है। तो प्लीज़ यहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसमें एक्सेप्शनल केस है, और इस एक्सेप्शनल केस का बेटा आंसर भी कहाँ से आएगा, फजान्स रूल से आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके लिए लिख दूँ, हालांकि जब हम फजान्स रूल में आएंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं कहूँगा हियर सोडियम आयोडाइड इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू लिथियम आयोडाइड बिकॉज, बेटा आप लिखोगे इन केस ऑफ लिथियम आयोडाइड, इन केस ऑफ lithium iodide the covalent character is more, covalent character is more than that in किसमें, sodium iodide, than that in sodium iodide, hence it is less soluble, hence it is less soluble। तो बेटा आपको तो पता है ना, मैंने आपको बोला था कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो वाटर तो खुद पोलर है, वो कोवलेंट वाले को डिजॉल्व नहीं करेगा बल्कि आयनिक वाले को डिजॉल्व करेगा, और आयनिक कैरेक्टर चूंकि सोडियम आयोडाइड में ज़्यादा है इसीलिए सोडियम आयोडाइड ही ज़्यादा है सॉल्युबल एज कंपेयर टू लिथियम आयोडाइड। तो ये आपके पास एक और एक्सेप्शनल बिहेवियर है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है बेटा। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट वन, दैट इज सिक्स्थ वन, जहाँ जहाँ बेटा एक्सेप्शंस होंगी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट इज बेटा हाइड्रोक्साइड्स, नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो बेटा यहाँ पर भी आपको क्या पता है, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स मतलब ये आपसे पूछ रहा है लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेटा ये आपसे पूछ रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये आपसे पूछ रहा है रुबीडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा आप जानते हो हाइड्रोक्साइड जो है ये एक स्मॉल साइज एनायन है, और स्मॉल साइज एनायन में जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन बढ़ता चला जाएगा तो बेटा साइज डिफरेंस बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड की कम होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ पर बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहेंगे बेटा सिंस OH माइनस इज ए small sized anion, is a small sized anion, hence the increasing size of cation, hence the increasing size of cation, cation का जो increasing size है will decrease the lattice energy, will decrease the lattice energy and hence increase solubility, and hence increase solubility। तो उससे बेटा क्या होगा, solubility increase हो जाएगी, क्लियर है बात। नाउ नेक्स्ट कम्स बेटा सेवंथ बेटा कौन है, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब बेटा ये भी एक्सेप्शनल केस है, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई विल राइट हियर बेटा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है। तो बेटा हम जानते हैं CO3 माइनस इज अ लार्ज एनायन, लार्ज साइज एनायन, क्या है, लार्ज साइज एनायन। तो डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो साइज डिफरेंस क्या होगा बिटवीन कैटायन एनायन, वो तो कम हो जाएगा, साइज डिफरेंस कम मतलब सॉल्युबिलिटी भी कम। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेटा ये होगा Li2CO3 शुड बी ग्रेटर देन Na2CO3 शुड बी ग्रेटर देन K2CO3, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन Rb2CO3 शुड बी ग्रेटर देन CS2CO3। लेकिन बेटा इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल सबका उल्टा है बेटा, क्या कि CS2CO3 जो है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रुबीडियम कार्बोनेट विच इज़ मोर एज कम्पेयर टू पोटेशियम कार्बोनेट विच इज़ मोर एज कम्पेयर टू सोडियम कार्बोनेट विच इज़ मोर एज कम्पेयर टू लिथियम कार्बोनेट। सो दिस इज़ अगेन ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आप चाहो बेटा इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी अगर लिखना चाहो यू कैन राइट सम एक्सप्लेनेशन दैट, यहाँ पर कैसे करोगे, आप कहोगे रेट ऑफ डिक्रीमेंट, rate of decrement of lattice energy is more than that of, है ना, than that of rate of decrement, rate of decrement of
हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, हेंस द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर, हेंस द ऑर्डर इज एज ऑब्जर्व्ड एबो, ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाला इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट कम्स बेटा एट्थ वन कौन है बेटा, बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, बाइकार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट्स है बेटा, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर भी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर। अब हमें पता है बेटा बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट इज अ लार्ज साइज एनायन, HCO3- को कहते हैं बाइकार्बोनेट, इज अ लार्ज साइज आयन, लार्ज साइज आयन है ये बेटा, ठीक है। तो अब सोचो, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जो साइज डिफरेंस कम, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लिथियम बाइकार्बोनेट इज मोर एज कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट, इज मोर as compared to potassium bicarbonate, which is more as compared to rubidium bicarbonate, which is more as compared to cesium bicarbonate. This is the expected order. तो बेटा एक्चुअल ऑर्डर पहले देख लीजिएगा क्या है। पहले बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि बेटा लिथियम बाइकार्बोनेट को कभी भी आप देखोगे ये सॉल्युबल होता, हमेशा सॉल्यूशन बनाता है। सो इट इज नॉट considered because it forms a homogeneous solution, it forms a homogeneous solution। लिथियम कार्बोनेट जो है ना, ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देता है विद वाटर के साथ। तो मतलब इसमें बेटा कोई भी ये नहीं है कि सॉल्युबिलिटी कम है या ज़्यादा है, ये हमेशा सॉल्यूशन बनाता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो अल्कली बाइकार्बोनेट्स में हम लिथियम बाइकार्बोनेट को ऑर्डर में लाते ही नहीं है। अब हमने एक्सपेक्ट किया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ग्रेटर पोटेशियम, वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बेटा लेकिन इसका जो रियल में आंसर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू पोटेशियम बाइकार्बोनेट विच इज़ लेस सॉल्युबल देन रुबिडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ लेस देन सीजियम बाइकार्बोनेट। तो प्लीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका भी बेटा अगर आप रीज़न लिखना चाहोगे सो आप यहाँ पर भी कह सकते हो रीज़न, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी इज लेस नहीं होगा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट जो लैटिस एनर्जी का होगा दैट इज मोर ऑफ लैटिस एनर्जी इज more than that of rate of decrement of hydration energy, hence down the group solubility increases, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दैट इंक्रीजेस। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट। बस बेटा अब आपके पास कोई और एक्सेप्शनल केस नहीं है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अब बेटा हम जानते हैं नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स में हम जानेंगे कि NO3- जो है इज ए लार्ज साइज एनायन। तो डाउन द ग्रुप जब हम अल्कली मेटल्स में जाएंगे साइज डिफरेंस कम हो जाएगा, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेटा हम कहेंगे लिथियम नाइट्रेट इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू सोडियम नाइट्रेट, मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू पोटेशियम नाइट्रेट, मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू रुबिडियम नाइट्रेट, मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू सीजियम नाइट्रेट। अब बेटा 10th वाला देख लीजिए, 10th वाला हमारे पास क्या है, इट इज क्लोरेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। क्लोरेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स के बारे में क्या कहोगे, तो बेटा ClO4- इज अ लार्ज साइज एनायन, तो ध्यान रखिएगा बेटा अगर ये लार्ज साइज ऑफ एनायन तो डाउन द ग्रुप साइज डिफरेंस कम, लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। मतलब बेटा यू कैन से लिथियम क्लोरेट LiClO4 is more soluble as compared to sodium chlorate,
more soluble as compared to potassium chlorate, more soluble as compared to rubidium chlorate, more soluble as compared to cesium chlorate। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 11 पर। वो बेटा हमारे पास है सल्फेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब बेटा ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स की अब बात आ गई। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अब आपको बात करनी है। तो बेटा क्या कहेंगे, व्हाट विल वी से, वी विल से SO4-2 इज अ लार्ज साइज एनायन, तो डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज डिफरेंस कम, लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो बेटा हम कहेंगे बेरिलियम सल्फेट is more soluble as compared to magnesium sulfate, is more soluble as compared to calcium sulfate, is more soluble as compared to strontium sulfate, is more soluble as compared to barium sulfate। जो हमने देखा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट तो बनाता ही बनाता है। अगला है बेटा नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है बेटा, तो अगेन बेटा हम कहेंगे वही चीज़, क्या, NO3- is a large size anion, तो बेटा डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस कम तो नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। मतलब बेटा बेरिलियम नाइट्रेट इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम नाइट्रेट, इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू कैल्शियम नाइट्रेट, इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू कैल्शियम नाइट्रेट के बाद स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, is more soluble as compared to barium nitrate। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो फिर से बेटा हमें अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा, OH- इज ए स्मॉल साइज एनायन, ठीक है। यहां पर बेटा फिर आप देखोगे जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, तो बेटा हम क्या कहेंगे, डाउन द ग्रुप क्या कहेंगे बेटा, साइज डिफरेंस बेटा जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी कम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कम एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कम एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी कम एज कंपेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हमारे पास आता है 14th, और यहाँ पर भी बेटा एक एक्सेप्शन है, तो प्लीज़ यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, फ्लोराइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या फिर इन्हीं को आप कहते हो ग्रुप सेकेंड मेटल्स। तो बेटा अब हम यहाँ पर जानते हैं कि F- इज़ ए स्मॉल साइज एनायन। मैं आपके लिए पूरा लिखते जा रहा हूँ तो ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, इज़ ए स्मॉल साइज एनायन। तो जैसे जैसे स्मॉल साइज एनायन है बेटा, तो हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या करेंगे, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज डिफरेंस बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। मतलब बेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेरिलियम फ्लोराइड इज लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम फ्लोराइड, लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू कैल्शियम फ्लोराइड, लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू बेरियम फ्लोराइड। ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, लेकिन बेटा इसका जो एक्चुअल ऑर्डर है, द एक्चुअल ऑर्डर इज स्लाइटली बेटा बिट डिफरेंट। क्या डिफरेंट है बेटा, असल में पहले हमारे पास आता है मैग्नीशियम फ्लोराइड का बेटा उसके बाद आता है कैल्शियम फ्लोराइड के बाद आता है स्ट्रोंशियम फ्लोराइड के बाद आता है बेरियम फ्लोराइड, और लास्ट में आ जाता है बेरिलियम फ्लोराइड। ये है एक्चुअल ऑर्डर। मतलब बेटा बेरिलियम ने जंप किया सबसे कम से सबसे ज़्यादा तक। और अगर आप इसका भी रीज़न लिखना चाहोगे बेटा तो बिल्कुल सिंपल से आप दे सकते हो कि बेरिलियम में चूँकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा द रेट ऑफ नहीं कहेंगे बेटा, हम कहेंगे ऐसे, वी विल राइट द एक्सटेंसिव हाइड्रेशन ऑफ बेरिलियम प्लस टू मेक्स द ओवरऑल
process for beryllium fluoride to be highly favorable. टू बी हाईली फेवरेबल का मतलब क्या है बेटा, सॉल्यूबल उसको ज़्यादा होने में वो मदद करता है. तो दिस इज अगेन वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट केसेस. ठीक है, तो इसको भी बेटा ध्यान देकर करना है आपको, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा. ठीक, दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर. उसके बाद बेटा ये हमारे पास 14 हो गए. अब हमारे पास 15th भी है. 15th क्या है बेटा, 15th है हैलाइड्स ऑफ Pb+2. हाँ, यहीं पर मैं लिख देता हूँ हैलाइड्स ऑफ Pb+2, बेरिलियम+2, Ag+, और बेटा मर्क्यूरस Hg2+. इनके हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी क्या है. मतलब बेटा आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है PbF2, ठीक है, PbCl2, PbBr2 और बेटा PbI2. आपको बेटा सॉल्युबिलिटी बतानी है BeF2, BeCl2, BeBr2, ठीक है, और बेटा BeI2. आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है बेटा AgF की, फॉलोड बाय AgCl, फॉलोड बाय AgI, फॉलोड बाय AgBr, और बेटा आपको लास्ट में बतानी है मर्क्यूरस की. बेटा ध्यान दीजिएगा, इट इज मर्क्यूरस. ठीक है, सो दैट इज वी विल राइट इट एज Hg2F2, we will write it as Hg2Cl2, beta we will write this as Hg2Br2, and beta then we will write it as Hg2I2. रटने की बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यहाँ पर आपको हिंट कहाँ से मिलेगी बेटा, हिंट मिलेगी आपको सिल्वर के हैलाइड से. हम जानते हैं बेटा सिल्वर का एक ही हैलाइड वाटर सॉल्युबल है, दैट इज Ag फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड. तो मतलब सिल्वर फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा. तो ऑर्डर तो ये आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, और यही ऑर्डर बेटा बाकी सब के लिए है. बाकी सब के लिए भी बेटा यही ऑर्डर इसी तरह से आ जाएगा. सो सिल्वर फ्लोराइड इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एंड बाकी का बेटा आंसर आपके पास सब का आ जाएगा. और इन सब का बेटा अगर आपको रीज़न लिखना है, द रीज़न कम्स फ्रॉम फजान्स रूल, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, इन सब का रीज़न जो है बेटा दैट इज़ फजान्स रूल. ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. तो ये 15th हो गया. तो ये 15 बेटा सारे केसेस हमने कर लिए जो आपकी बुक्स पर होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है. तो मैं पूरी कोशिश मैंने की है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. तो आप इस सब को बेटा ज़रूर रिवाइज करना. ठीक, और अब एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक दैट इज़ सॉल्युबिलिटी चार्ट. बेटा जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा, दिस इज़ सॉल्युबिलिटी चार्ट. बेटा मैं आपके लिए यहाँ पर ये डिस्कस करता हूँ सॉल्युबिलिटी चार्ट. ठीक है, देखो बेटा क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स है, तो वो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं. पहला पॉइंट बेटा, ऑल कैटायंस लाइक, कौन कौन से कैटायंस बेटा, अमोनियम कैटायन, ठीक है बेटा, पोटेशियम कैटायन, सीजियम और बेटा रुबीडियम. ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द एनायंस, मोस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस, ठीक है, फॉर्म हाईली सॉल्युबल साल्ट्स. तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म हाईली सॉल्युबल साल्ट्स. क्या मतलब इसका, ये जो मैंने 4 कैटायंस लिखे हैं, इनके साथ अगर आप ऑलमोस्ट कोई सा भी एनायन डालोगे बेटा, तो वो एक हाईली सॉल्युबल साल्ट बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद बेटा Ag पॉजिटिव, ठीक है, Pb+2, ठीक है बेटा, मर्क्यूरस Hg2+2, ठीक है, और Cu+2 क्यूप्रिक आयन, एंड मोस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है बेटा, दे फॉर्म वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स. वो क्या बनाएंगे, वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स बनाएंगे. तीसरा केस क्या है बेटा, ठीक ध्यान से देखिएगा, इसमें बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट प्लस बाइकार्बोनेट, ठीक है, और एंड एसीटेट प्लस नाइट्राइट, ठीक है, ठीक, एंड मोस्ट ऑफ cations form
वाटर सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स, वाटर सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन बेटा यहाँ पर एक कैच है, देखो बेटा ये जो पहली वाली आपने ये लिया है नाइट्रेट और बाइकार्बोनेट, इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, नो एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बेटा एसिटेट और नाइट्राइट में आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगी, और वो भी बहुत थोड़ी सी है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फ्यू एक्सेप्शंस। क्या है बेटा? फ्यू एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी है? तो आप लिखोगे बेटा द एक्सेप्शंस इंक्लूड, यहाँ पर बेटा कौन कौन सी एक्सेप्शंस है? एक तो है बेटा सिल्वर एसिटेट CH3COOAG, ठीक है बेटा, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2, और बेटा मर्क्यूरस एसिटेट, ये जो है आपके पास, ये तीन बेटा, ये वाटर इनसॉल्युबल है। ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। तो प्लीज इसका भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद बेटा हम चौथे पॉइंट पर आएंगे। चौथा पॉइंट क्या है बेटा? BO3 3-, इसको बोलते हैं बोरेट। क्या बोलते हैं इसको? बोरेट। उसी तरीके से बेटा फॉस्फेट PO4-3, उसी तरीके से बेटा ऑक्सलेट C2O4-2, उसी तरीके से बेटा कार्बोनेट CO3-2, प्लस मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस, आर वाटर इनसॉल्युबल। क्या है बेटा? वो वाटर इनसॉल्युबल है। इनके साथ मोस्ट ऑफ द कैटायंस जो है वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेते हैं, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा। लेकिन बेटा ठीक, however with some cations they form water soluble कंपाउंड्स। बेटा इसकी एग्जांपल्स जो आपके पास हैं, दैट इज अगर वो होंगे अमोनियम आयन कैटायन, पोटेशियम कैटायन, या फिर रुबीडियम कैटायन, या फिर सीजियम कैटायन, या फिर सोडियम कैटायन, ठीक है। इनके साथ ये जो बेटा मैंने ये 5 कैटायंस लिखे हैं, इन 5 कैटायंस के साथ ये जो 4 हैं हमारे पास, जो मोस्टली वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब सोडियम ऑक्सलेट वाटर सॉल्युबल है, सोडियम फॉस्फेट वाटर सॉल्युबल है, सोडियम बोरेट वाटर सॉल्युबल है, सोडियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक। नाउ अब अगर हम थोड़ा सा बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे, जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, दैट इज सम एनायंस लाइक, कौन कौन से बेटा? सम एनायंस लाइक सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइट SO3-2, सल्फेट SO4-2, थायोसल्फेट S2O3-2, क्रोमेट CrO4-2, और क्लोरेट ClO4-। these form water insoluble salts with cations के साथ ये क्या बनाते हैं? वाटर इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो बेटा ये था पूरा आपके पास सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड जो आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई और नया क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक्स पर हैं बेटा, वो आपको यहीं से अब सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा आई होप आज के इस लेक्चर में आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी का इस्तेमाल करके सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, और फिर जो ट्रेंड्स हमारे पास सॉल्युबिलिटी में है वो आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या आप फिर मुझसे पर्सनली भी मुझे पूछ सकते हो। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है बेटा। सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर लीव, होपिंग कि बेटा आप अच्छे से अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करोगे और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल।